गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं मूल विधि भारतीय दंड संहिता पर आधारित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस, स्पेशली यूपीएसआई के लिए जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी 2017 में भी या उससे पहले। तो तमाम वो सारे क्वेश्चन का हमने कलेक्शन तैयार किया है। आज शुरू करते हैं वन बाय वन। भारतीय दंड संहिता आईपीसी। तो आईपीसी पर आधारित क्या क्या क्वेश्चन है देखिएगा आप। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी परिवर्तित यानी कि लागू कब हुई। तो आईपीसी लागू कब हुई थी? 1 जनवरी सन 1862 में लागू की गई थी। और परिवर्तन इसमें कब आई थी, स्वीकार कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1860 को। देखना, आपने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा। लॉर्ड मैकाले जो यहाँ पर आए थे 1834 में, सबसे पहले एक विधि आयोग बना था, लॉ कमीशन। विधि आयोग या लॉ कमीशन के ये हेड हुआ करते थे और इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था कि भारत में जो आईपीसी हैं ये कैसी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए दंड संहिता में। तो वो जनक माना जाता है कि भारत में आईपीसी का जनक कौन है, यानी कि जो ये हेल्प की थी एक परिवर्तन के लिए, लॉर्ड मैकाले। और किसके शासनकाल में लागू हुई थी? जब यहाँ पर गवर्नर जनरल या वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि लागू कब हुई थी, लागू वर्ड देखना, उसमें लागू करना स्वीकार करना अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। लागू कब हुई थी? 1 जनवरी सन 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है? जो सेक्शन 1 होगा ये किससे संबंधित है? तो इसमें संहिता का नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार के बारे में देखना। संहिता का नाम यानी कि कोड का नाम, क्या नाम हो जाएगा? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। और परिवर्तन के विस्तार, इसका परिवर्तन, इसका लागू जो हम करेंगे वो कहाँ तक। उस टाइम जब लागू की गई थी तो जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र छोड़ा गया था कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में ये लागू होगी। यानी कि भारत की जो परिभाषा बताई गई थी उसमें जम्मू कश्मीर राज्य शामिल नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ, 31 अक्टूबर सन 2019 को इसे कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। जब वहाँ से ये आईपीसी की अनुच्छेद नंबर 370 हटाया गया था, इस टाइम पर ये जम्मू कश्मीर में भी लागू, यानी कि पूरे भारत में अब लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनसेरिया से तात्पर्य क्या है? देखना, मेनसेरिया क्या होता है? अगर हमारे मन में, मेनसेरिया को ये हिंदी में हम मन स्थिति कहेंगे। मन स्थिति, हमारे मन में क्या स्थिति चल रही है, तो मन स्थिति को मेनसेरिया। तो इसका अर्थ दुराशय निकलता है, हमारे मन में कोई गलत विचार तो नहीं है। अगर गलत विचार है वो अपराध हो जाएगा। गलत कोई विचार हुआ है, जैसे एक कोई भी अपराध होते हैं उसके 4 घटनाएं होती हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहले तो मन से किया गया कार्य, उसका यानी कि इंटेंशन क्या था, आशय क्या था। दूसरा होता है कि वो तैयारी करना, तीसरा होता है अटेम्प्ट करना, प्रयत्न, और चौथा होता है अपराध को घटित करना, एक घटना को अंजाम देना। तो 4 चरण क्या हो जाएंगे? 4 चरण, 4 स्टेप्स। नंबर 1 तो होगा इसमें मन स्थिति, यानी कि उसका आशय क्या है, आशय इंटेंशन। दूसरा हो जाएगा उसने तैयारी क्या की गई है, तैयारी। थर्ड वन हो जाएगा प्रयत्न, अटेम्प्ट करना, प्रयत्न, कोशिश करना। नंबर 4 हो जाएगा घटना को घटित होना। कोई घटना है जब वो घटित करेगा, यानी कि ये घटना को अंजाम देगा। तो इसमें जो आशय होता है ना, इंटेंशन, अगर ये हमारा आशय अच्छा ना होकर बुरा है, किसी के प्रति हम बुरा चाहते हैं, यानी कि अपराध करना कोई चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा? दुराशय। और दुराशय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेनसेरिया। तो मेनसेरिया से मतलब क्या होता है? दुराशय। कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। देखना, स्त्री शब्द ये आईपीसी की धारा 10 में आ जाएगा। ये आईपीसी की धारा नंबर 10 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सी धारा के अंतर्गत होता है। तो स्त्री और पुरुष की जो परिभाषा बताई गई है आईपीसी की धारा नंबर 10 में बताई गई है वो। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा किसी भी आयु वर्ग की। अगर कहे ना कि जन्म से और मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक जो भी आयु उसकी रही हो, मान लीजिए 60 साल की है या 80 साल की है, 90 साल की है, सारे वर्ष के आ जाएंगे, वो तब तक स्त्री कहलाएगी। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु वर्ग की महिला, है ना। और यही पुरुष की भी परिभाषा होती है। स्त्री और पुरुष की क्या परिभाषा हुई? जन्मजात, है ना, जन्मजात बालक सहित किसी भी आयु का पुरुष। और अगर महिलाओं के लिए तो जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला, है ना। तो स्त्री शब्द किसका घोतक है? फीमेल के लिए जैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप।
5वां है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता में स्त्री होता है कि देखना फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें ना वयस्क स्त्री, अविवाहित स्त्री, किसी भी आयु की स्त्री, ये आ जाएगा किसी भी आयु की स्त्री, है ना, जन्म से और मृत्यु तक, वो इसमें इसके अंतर्गत आएगा शब्द के। क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। नंबर 6 भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? तो धारा नंबर 18 हो जाएगा इसका 18, इसमें भारत शब्द, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ा गया है। देखिएगा इसका नोट देखिएगा आप, भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत का समस्त राज्य क्षेत्र अभिप्रेत होता है। लेकिन अभी क्या हुआ था, 31 अक्टूबर सन 2019 को ये भी शामिल कर लिया गया, अब ये जम्मू कश्मीर में भी, यानी कि भारत से मतलब क्या हुआ, पूरे देश से मतलब हुआ। तो क्या आ जाएगा, भारत की परिभाषा किस में दी गई है, ये धारा नंबर 18 में, सेक्शन नंबर 18। ये क्वेश्चन आप नोट करते रहिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे वैसे तो, अगर यूपीएसआई की आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। आगे देखिएगा नंबर 7 सामान्य आशय यानी जनरल इंटेंशन से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर अगर हम 34 देखते हैं आईपीसी की, सेक्शन नंबर 34, उसमें बताया गया सामान्य आशय जनरल इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है, देखना, अगर सामान्य इसका मतलब है कि हम कोई पूर्व योजना बनाएंगे, कोई किसी भी अपराध को घटित करने के लिए कोई भी क्या पूर्व योजना हो जाएगी, पूर्व योजना, और ये कई लोगों के बीच में होगी, ये सामान्य आशय कहलाएगा। एक सामान्य आशय होता है, एक सामान्य आशय होता है। तो किस धारा में बताया गया है, 34 में। आगे देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद कौन सा है? तो किस वाद में ये डिफाइन किया गया था कि सामान्य आशय समान आशय है? तो वारिंदर कुमार घोष बनाम इम्परर, ये हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, है ना, वारिंदर कुमार घोष ये उसमें था। खैर केस का नाम आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अपराध की परिभाषा दी गई है, अपराध, है ना, क्राइम क्या होगा? तो अपराध की अगर परिभाषा देखें, दंड प्रक्रिया संहिता होती है एक सीआरपीसी, सीआरपीसी फुल फॉर्म क्या हुई, क्राइम ये क्रिमिनल पेनल कोड। तो जो क्रिमिनल पेनल कोड होता है, इसको दंड प्रक्रिया संहिता भी सन 1973 की धारा नंबर 2 में अपराध की परिभाषा बताई गई है कि अपराध क्या होता है। यानी कि जैसे किसी मानव के शरीर को हानि पहुंचाना या उसके संपत्ति को हानि पहुंचाना, देशद्रोह करना या फिर देश में अपने विद्रोह फैलाना, ये सब इसी की श्रेणी में आएंगे। मतलब अनलॉफुल ना होना चाहिए, विधि विरुद्ध ना होना चाहिए। खैर ये हम इसके बाद टॉपिक ही पढ़ेंगे पूरा सीआरपीसी का, हमारे जो सिलेबस में है यूपीएसआई के लिए, एक तो वो आईपीसी है और एक सीआरपीसी। इसके अलावा फिर महिला सशक्तिकरण का है, सूचना का अधिकार का है ना, यातायात से संबंधित है, तो इसके भी क्वेश्चन पढ़े जाएंगे, वो भी पढ़े जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? देखना, जो भी स्थानीय विधि होगी उसके लिए विशिष्ट भाग पर होगी कुछ। आज की डेट में अगर हम यहाँ पर देखें 2021 में, यहाँ पर ये अस्मा कानून लगा हुआ है ना, ESMA एस्मा कानून, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट होता है ये। तो ये जो यहाँ यूपी में लगा दिया गया, इस टाइम पर ये स्थानीय विधि है। मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में लगाया, फिर मध्य प्रदेश में किसी स्थान विशेष पर विशिष्ट भाग पर लगाई जाती है, वहाँ के लिए स्पेशल कानून बना दिया जाएगा। एक पूर्वोत्तर भारत में लागू होता है अपस्पा कानून, AFSPA, फुल फॉर्म हुई आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, अपस्पा कानून, जिससे इरोम शर्मिला चानू भी जुड़ी हुई है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ पर लागू हैं। तो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज को ये अधिकार दिया गया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को वो पूछताछ कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर शूट भी कर सकते हैं। वहाँ ये अपस्पा कानून है। अपस्पा क्या हो जाएगा, स्थानीय विधि हो जाएगी। ये समझिए विशिष्ट भाग पर लगाया जाता है कहीं पर जहाँ आवश्यकता होती है उस कानून की। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई? तो 5 प्रकार के दंड होते हैं, 5 प्रकार के। ये हमने उसमें दूसरी वीडियो में बताया है कि 5 प्रकार के दंड कौन कौन से होते हैं। जैसे एक तो कारावास होता है, कारावास में दोनों प्रकार के हो जाएंगे, सामान्य कारावास होगा और एक ये होगा रिगोरस इम्पेरिजमेंट। देखते हैं 5 प्रकार के, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के दंड कौन कौन से होते हैं, पनिशमेंट या सजाएं। एक तो होता है कारावास,
कारावास। कारावास दो होंगे, एक ऐसा ही होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट और एक होता है कठिन कारावास, इसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। इसमें तो केवल सज़ा भी होती है और इसमें वहाँ पर श्रम भी करना पड़ेगा, उसे कार्य करना पड़ेगा जेल के अंदर, इसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कठोर कारावास और साधारण कारावास। एक होती है उम्र कैद, होती है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास में शेष बचे हुई जीवन की होती है, लेकिन ये इसमें संविधानविदों ने 20 वर्ष के लिए माना है। जेल प्रशासन पर डिपेंड करता है अगर वो 20 वर्ष के बाद में रिहा करना चाहें। तीसरा इसमें हो जाएगा मृत्युदंड। मृत्युदंड को हम कहेंगे कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी। नंबर 4 हो जाएगा, उस पर कोई जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना। और नंबर 5 हो जाएगा इसमें संपत्ति का हरण करना, है ना, संपत्ति हरण, जिसको हम बोलते हैं कुर्की। कुर्की के वारंट कट जाते हैं किसी के, तो घर का सामान उसमें ये ले जाते हैं सब, पुलिस। तो ये 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। खैर, नंबर 12 क्वेश्चन है, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है? तो इसमें 78 आ जाएगा। ये किस धारा में है? 78 में लिखा हुआ है, और इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि कोई मृत्युदंड प्राप्त अपराधी सबसे अंतिम बार किससे बात करता है? यानी कि जो जल्लाद होगा, जल्लाद ही उससे बात करता है। जल्लाद ये कहेगा, उसके कान में बोलता है, ऐसे परंपरा है कि चली हुई कि आप मुझे माफ़ कर देना। और क्या जल्लाद जब उस व्यक्ति को मृत्युदंड देगा, जल्लाद ने अपराध किया नहीं, कोर्ट के आदेश पर किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे वो कार्य सही है या गलत है। फिर से सुनिएगा एक बार और। कोर्ट के आदेश पर, न्यायालय के आदेश पर किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये 78 में जल्लाद के बारे में आएगा। नंबर 13 देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? जो प्रतिरक्षा करता है, तो मैकनोटन का वाद था एक, ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता, बस ऐसे ही फैक्ट के रूप में याद रखिएगा आप। नंबर 14, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा अनैच्छिक ममता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, जो हमें प्रतिरक्षा देती है? तो ये धारा इसमें आ जाएगी 86 में भी, वैसे 85 में लिखा हुआ है, स्पेशली हेडिंग यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब परीक्षा में पूछे गए हैं, आप इन्हें नोट करते रहिए साथ साथ। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जाएगा? देखना, जो दुष्प्रेरण होता है जिसको अबेटर बोलते हैं, अबेटमेंट, ABETMENT, वह ना कि किसी बात को घुमा फिरा कर दूसरे शब्दों में बोल देना, जिसको चुगली कहते हैं सामान्य भाषा में। अबेटर होता है कि अबेटर का मतलब जो घुमा फिरा कर बात करता है, इंटरप्रेट करता है, हमने उसे बताया कुछ, वो दूसरे आदमी को कुछ और बता देता है। तो ये किस में? कंस्पायरेसी में आ जाएगा, षड्यंत्र में। तो जो दुष्प्रेरण का अपराध है ये षड्यंत्र में आएगा, यानी कि बात को चेंज करके बताना। आगे देखिएगा, नंबर 16, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? आईपीसी में ये दंड कहाँ पर है? आज भारतीय दंड संहिता में तो धारा 120 में है, सेक्शन 120 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत और मानहानि को फैलाया। इससे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। राजद्रोह के लिए, देखना यहाँ राज्य का मतलब ये उत्तर प्रदेश से भी है या फिर देश से भी आ सकता है। राजद्रोह है ना, जो राजद्रोह होता है, यानी कि ये देशद्रोह या राजद्रोह करना, ये उसके आगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ हमने बगावत की है। नेक्स्ट देखिएगा, विधि विरुद्ध जमाव, विधि का अनलॉफुल असेंबली है ना, अनलॉफुल विधि के विरुद्ध हो जाएगा, कानून के, जो आईपीसी में लिखा हुआ है, आईपीसी की धारा के विपरीत। जमाव का मतलब वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, वो 5 लोग या 5 से अधिक अगर होंगे तो उसको जमाव बोलते हैं। अगर 4 लोग हैं तो उसको जमाव नहीं बोल सकते हम। विधि विरुद्ध जमाव, कानून के विरुद्ध लोगों का जमा होना के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर 5 व्यक्ति कहीं पर एक साथ इकट्ठा हैं और वो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, उसमें अगर कोई आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं तो वो सारे उसके लिए दोष सिद्ध हो जाएंगे। तब आगे, बलवा के दोषी व्यक्तियों को कितने वर्ष का कारावास से दंडित किया जा सकता है? पहले समझिए बलवा क्या होता है। जहाँ पर जैसे हमने भी पढ़ा ना, अनलॉफुल असेंबली, 5 लोग हैं, 5 या 5 से अधिक लोग अगर ये कोई अपराध करते हैं
सरकार के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध या किसी और के भी, ये जो बगावत ये करेंगे या ये कोई अपराध करेंगे, 5 व्यक्ति हैं, इन्होंने अपराध किया, ये बलवा कहलाएगा। ये अपराध क्या हो जाएगा? बलवा, यानी कि किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होगा, सबका ही नाम होगा। तो इसके लिए 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। तो बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष तक कारावास से दंडित किया जा सकता है? 2 वर्ष के लिए। क्या होता है बलवा? जब वहाँ पर जमाव होगा और जमाव वो कोई अपराध कर देगा, मान लो कहीं बिल्डिंग को आग लगा दी, आगजनी कहीं पर कर दी, इस तरीके से। आगे देखिएगा 20, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए अगर वो सामान्य है? यानी कि उनके दिमाग में क्या आएगा कि कोई अपराध करने की घटना पहले माइंड में क्रिएट होगी उनके, तो 5 व्यक्ति होने चाहिए, वही बलवा जो आपको बताया। तो सामान्य उद्देश्य होगा उनके लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लाछन, यानी कि कोई अपराध किया है, लाछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है ना? तो ये धारा कौन सी है? धारा 153, यानी कि सेक्शन 153 में इसका उल्लेख किया गया है कि उनको क्या दंड दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा, है ना, दंगा की परिभाषा करती है, जिसमें दंगा आएगा तो ये कौन सी हो जाएगी? 159 में दंगा को परिभाषित करेगा कि इसमें क्या सजा, उसको क्या दंड दिया जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यही है कि दंगा ये किस में आता है? जिसे रियोट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, किस धारा के अंतर्गत है? देखना, लोक सेवक क्या होते हैं कि जो भी सरकारी पदाधिकारी होते हैं, यहाँ तक कि गांव का जो प्रधान है वो भी लोक सेवक माना जाएगा। और सरकारी कार्यों के निर्वहन, सरकारी कार्य कोई कर रहे हैं उनमें अगर बाधा डालना है, इसको सिंपल भाषा में से समझिए, अगर कोई व्यक्ति अपने ऑन ड्यूटी है इस टाइम और उससे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं कुछ भी, इसका मतलब हमने सरकारी कामों में बाधा डाली है, तो ये किस में आएगा? दंड क्या दिया जाएगा? 186 में आ जाएगा। आईपीसी की धारा नंबर 186 में क्या है? अगर ऑन ड्यूटी रहते हुए हम उनके कामकाज में बाधा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ्या साक्ष्य देना, झूठा साक्ष्य देना, मिथ्या का मतलब झूठा, मिथ्या साक्ष्य देना, साक्ष्य का मतलब एविडेंस, गवाही देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता, लिखा ना भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत है? 191 में। अगर हमने झूठा कोई वहाँ एविडेंस या गवाही दी है या हमने कोई सबूत पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत होता है ना? जैसे जबरदस्ती कार्य कराना कोई, बलात्संग की उसमें आ जाएगा परिभाषा में, तो ये कौन सी धारा आ जाएगी? ये 228 है ना, आईपीसी की धारा 228 में, आईपीसी में। तो ये 25 जो क्वेश्चन थे हमने कलेक्शन तैयार किया है, आपको बीच बीच में जैसे हमने वीडियो बनाई है ना पहले, उन पर आधारित फिर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि परीक्षा में क्वेश्चन किस आधार पर पूछे जाते हैं, उनकी नेचर क्या होती है। तो आप इनको नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट जैसे लेते रहिए, आपकी जैसी मर्जी। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप पेपर पेन लेकर बैठे, इनको नोट करते रहिए, इनसे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ओके, थैंक यू।